वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक फैमिली बेस्ड फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बलगम, जिसका मतलब है ताकत, सपोर्ट। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो आई जस्ट लव इट। पहले तो ये मूवी थिएटर वाइज रिलीज हुई, बाद में रिसेंटली प्राइम पर OTT में रिलीज होने के बाद भी इस मूवी को लोग थिएटर में जाकर देख रहे थे। 4 दिन पहले भी ये मूवी हमारे शहर में चल रही थी। इस मूवी का कोई भारी बजट नहीं है, बड़े बड़े स्टार्स मौजूद नहीं है, बस छोटी सी सिंपल सादी मूवी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचा दिया। पता नहीं आप लोगों को देखने में कैसा लगेगा, लेकिन साउथ वालों को ये मूवी भा गई। मूवी देखते समय उस मूवी में ही खो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम के लेट स्टार्ट। उससे पहले उठा प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तेलंगाना के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है और उस गांव में कुमरैया नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। अब स्पेशली कुमरैया के बारे में बात करें तो ये बहुत ही एक्टिव होता है। मतलब सुबह सवेरे ये खुद उठकर गांव वालों को भी उठाने लगता है। गांव का हर एक बंदा इसको जानता है, हर एक बंदे से बात करने लगता है, बड़े लोगों को सलाह देता है और बच्चों के साथ खेलता है। इस तरह से एक दिन कुमरैया अपने घर से निकलकर अपने खेती के पास अपने मनपसंद पेड़ के नीचे बैठता है। तभी इसकी खेती में काम करने वाली एक औरत थोड़ा लेट से आती है। कुमरैया इस औरत से फ्लर्टिंग करने लगता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद कुमरैया के हाथ में एक बैग होती है। उस बैग के अंदर कोई चीज को देखकर बहुत मुस्कुराते हुए दोबारा इस बैग को उस पेड़ के पास लटका देता है। मतलब हमेशा कुमरैया इस बैग को अपने पास ही रखता है। उसके बाद कुमरैया नरसी नाम के एक टेलर के पास आकर अपने कपड़ों की मेजरमेंट देने लगता है, क्योंकि 2 दिनों बाद इसके पोते साई की मैरिज होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेलर है ना, ये इस मूवी का डायरेक्टर है। इसका असली नाम है वेणु, जो बहुत सालों पहले एज ए कॉमेडियन था और है भी। खैर इसी दरमियान में नरसी की बीवी नरसी के लिए चाय लाती है। कुमरैया फटाफट से उस चाय को ले लेता है और उस चाय को टेस्ट कर नरसी के वाइफ को बताने लगता है कि चीनी बहुत ही कम है, थोड़ा और चीनी डाल दो बेटा। तो नरसी की बीवी उसी तरह से घर में की चीनी लाकर कुमरैया को देने लगती है। उसके बाद कुमरैया चुप ना बैठते हुए आते जाते लोगों से छेड़खानी करने लगता है, स्पेशली औरतों से फ्लर्टिंग भी करने लगता है। नरसी इरिटेट होकर अपने मन ही मन में ये सोचने लगता है कि पता नहीं ये बुढ़ऊ कब मरेगा। गांव के हर एक बंदे को परेशान करता रहता है। खैर दूसरे सीन में कुमरैया के पोते साई को दिखाया जाता है। साई के फादर का नाम होता है ऐलैया और एक्चुअली कुमरैया के 3 संतान होते हैं, ऐलैया, मुगलैया, लक्ष्मी। खैर अब साई के बारे में बात करें तो साई शंकर नाम के एक बंदे से 10 लाख रुपए उधार लेकर काफी सारे बिजनेसेस किया, लेकिन एक भी बिजनेस वर्कआउट नहीं हुआ। साई ने शंकर से उधार लिया ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताता और फिलहाल साई अपने दोस्तों के साथ एक मेडिकल क्लिनिक चलाते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन शंकर और उसका आदमी साई के पास आकर साई को वार्निंग देने लगते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो सरेआम तुमको बेइज्जत करके तुम्हारा घर हड़प लूंगा। अब साई ने ऑलरेडी ये 10 लाख रुपए पे करने का ऑलरेडी प्लान बना चुका होता है। साई की 2 दिनों बाद शादी होने वाली होती है और दहेज में साई को 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 10 लाख रुपए शंकर को दे देगा और बचे 5 लाख रुपए से एक और नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। खैर उसी वक्त साई को एक जबरदस्त न्यूज पता चलती है कि साई का दादा कुमरैया रेस्ट इन पीस हो चुका है। यह खबर सुनने के बाद साई के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने मन ही मन में यही सोचने लगता है कि साले बुढ़ा को अभी मरना था, 2 दिन बाद मर जाता मेरी शादी के बाद। सो इसी गुस्से की हालत में साई और उसके दोस्त अपने दादाजी के घर जाने लगते हैं। तो सच में कुमरैया मर चुका होता है। गांव के काफी सारे लोग कुमरैया की लाश के पास आकर रोने धोने का प्रोग्राम करने लगते हैं। कुमरैया की लाश को देखकर साई को बिल्कुल भी रोना नहीं आता, उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि मेरे सपनों पर पानी फेर कर ये देखो बुढ़ा सो रहा है चैन से। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टाइलर नरसी भी आकर यही सोचने लगता है, क्या कुमरैया मेरे ही श्राप से मर चुका है? अगर ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो गांव वाले तो मुझे मार ही देंगे। इस तरह से नरसी डरने लगता है। और थोड़ी देर के बाद कुमरैया की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी की बेटी संध्या, लक्ष्मी का फादर नारायणा यहाँ पर आते हैं। लक्ष्मी अपने फादर की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि नारायणा और ऐलैया के बीच कुछ जमती नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बात करते नहीं। नारायणा गांव वालों से पूछने लगता है कि अंत्यक्रिया का काम कब शुरू होगा। गांव वाले कहने लगते हैं कि कुमरैया का दूसरा बेटा मुगलैया सूरत में है, कल वो आ जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद साई जिस लड़की से शादी करने वाला होता है उनकी फैमिली आती है। सो अब साई अपने दादा की मौत का गम मनाने के बजाय अपने होने वाली वाइफ की बहुत केयरिंग करने लगता है। मतलब उस लड़की से फ्लर्टिंग करना, उस लड़की को सेवा वगैरह करना। संध्या ये सब कुछ ऑब्जर्व करती रहती है कि साई भी क्या बंदा है यार।
खैर दूसरे दिन मोगलैया की फैमिली इस गांव पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या था, कोमरैया का अंत्यक्रिया का काम शुरू हो जाता है। कोमरैया की मैयत पर सारा गांव आता है, क्योंकि कोमरैया इंसान ही ऐसा था, सारे लोगों से हंसते खेलते बात किया करता था। खैर दूसरे दिन साई की मंगेतर की फैमिली दोबारा साई के घर आते हैं। अब दोबारा साई इस लड़की की बहुत केयरिंग करने लगता है। साई की हरकत देखकर वहाँ की एक बूढ़ी औरत साई से कहने लगती है कि कल से तुमको देख रही हूँ, उस लड़की के पल्लों के पीछे ही भाग रहे हो। अभी तक इस लड़की के कदम हमारे घर में नहीं पड़े, तभी कोमरैया को खा गई। अगर घर में आएगी तो और कितने लोगों को खाएगी। अब यह सुनने के बाद उस लड़की के पेरेंट्स भी चुप नहीं बैठते, उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते साई की फैमिली और उस लड़की की फैमिली के बीच एक जबरदस्त झगड़ा चलने लगता है, जिसकी वजह से ये शादी कैंसिल हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर बेचारे साई के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए शंकर को कैसे पे करूंगा। हाथ में आया हुआ एक लौता मौका भी चला गया। खैर ये सब कुछ होने के बाद नारायणा अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटी संध्या को बुलाने लगता है अपने घर वापस जाने के लिए। तभी वहाँ का एक बूढ़ा आदमी नारायण से कहने लगता है, अरे नारायणा, तुम्हारे और अहिल्या के बीच झगड़े होंगे, लेकिन कोमरैया तुम्हारा ससुर है, अपनी बेटी को तुमको दिया, अब तुम्हारा भी तो थोड़ा हक बनता है। 11 दिन होने के बाद चले जाना। तो नारायणा इसके लिए हाँ कहते हुए रुक जाता है। उसके बाद अहिल्या के कहने पर साई अपने दादा की फोटो ढूंढते रहता है। तभी साई के पास संध्या आकर आईफोन का चार्जर पूछने लगती है। अब पहले से ही साई गुस्से में होता है, संध्या को गुस्से में ना का जवाब देने लगता है और उसी तरह मन ही मन में ये कहने लगता है कि अगर एक दिन फोन नहीं बात करोगी तो मर नहीं जाओगी। साई का बर्ताव देखकर संध्या को भी बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद लक्ष्मी साई को बुलाकर कहने लगती है कि बेटा तुम और संध्या हमारे घर जाकर हमारे कपड़े ले आओ। सो उसी तरह से साई संध्या को अपनी बाइक पर बिठाकर संध्या के गांव जाने लगता है। यहाँ आने के बाद साई संध्या का घर देखकर शॉक में ही रह जाता है। मतलब संध्या का बहुत बड़ा घर होता है और उसी तरह से नारायणा संध्या के नाम से काफी सारे बिजनेसेस कर रहा होता है। ये देखकर साई सोचने लगता है कि बगल में बकरी गांव में ढिंडोरा, अब तो मैं संध्या से ही शादी कर लूंगा। मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी महालक्ष्मी है और मैं सारा गांव ढूंढता रहा, किसी भी तरह से संध्या को पटाकर इससे शादी करके मेरे सारे कर्जे उतार लूंगा और ऊपर से संध्या का कोई भाई भी नहीं, सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होगी। उसके बाद जब साई अपने घर आता है, इसके घर के पास शंकर उसका आदमी आया होता है अपने पैसे मांगने के लिए। साई दोबारा इन दोनों को बहाना बनाने लगता है कि अभी अभी जो लड़की हमारे घर में गई है वो मेरी कजिन है, मेरे अंकल के पास बहुत प्रॉपर्टी है, संध्या से शादी करने के बाद मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। रात होने के बाद जब कुछ मर्द दारू वगैरह पी रहे होते हैं, साई नारायणा के क्लोज भी जाने की कोशिश करने लगता है। सो इसी बातों में नारायणा और अहिल्या के बीच झगड़ा होने लगता है। मतलब यहाँ पर जिस घर में मौत होती है तीसरे दिन दावत दी जाती है। अब नारायणा अहिल्या को नीचा दिखाने लगता है कि इन लोगों की इतनी हैसियत कहाँ जो दावत दे सके। अब गुस्से में आकर अहिल्या अपने बेटे साई से कहने लगता है कि साई तुम कुछ भी करो, सुबह होने तक हमारे घर में 4 बकरे होना चाहिए, सारे गांव को दावत दूंगा मैं। ये सुनने के बाद बेचारा साई और परेशान होने लगता है कि पहले से ही ये कर्जे में डूबा है और 4 बकरियां कहां से लाएगा। बेचारा रात भर अपने जान पहचान लोगों को कॉल करने लगता है, कुछ लोगों को पैसे पूछने लगता है, कुछ लोगों को बकरियां बकरे पूछने लगता है। साई को जगा हुआ देख संध्या साई को ही देखती रहती है कि इतनी रात को साई क्या उखाड़ रहा है। खैर सुबह होने के बाद साई किसी भी तरह से 4 बकरियां काट ही देता है गांव वालों को दावत देने के लिए और उसी तरह सारे गांव को अपने घर पर दावत पर भी बुलाता है। उसके बाद कोमरैया को जो जो चीजें पसंद होती है वो एक प्लेट में सजाकर कोमरैया की फैमिली किसी जगह पर रख देते हैं। मतलब पिंडदान करते हुए कौवों को बुलाने लगते हैं। बहुत देर वेट करने के बाद ये कौवा वहाँ पर आता है, लेकिन उस प्लेट में का एक भी दाना नहीं खाता। ये देखकर नारायणा दोबारा नीचा दिखाने लगता है कि जब कोमरैया जिंदा था तब किसी ने भी उसकी देखरेख नहीं की, मरने के बाद 4 बकरे काटने से क्या फायदा। यह सुनने के बाद अहिल्या बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सारे गांव वाले दावत पर आकर जम के खाना खाने लगते हैं। इसकी थोड़ी देर बाद दोबारा अहिल्या और नारायणा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। झगड़े के दौरान नारायणा अपनी बीवी बेटी को घर वापस जाने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद अहिल्या कहने लगता है, वाह वाह वाह, ये देखो घर का दामाद 3 दिन की दावत खाकर ये अपने घर जा रहा है। ऐसा दामाद अपना फर्ज क्या निभाएगा, 5वां दिन घर की औरत करना चाहिए। अगर तुम्हारे में इतना दम है तो 5वीं दावत देकर कौवे को पिंडदान करके तब जाओ अपने घर। यह सुनने के बाद नारायणा को भी जोश आ जाता है। तुमने तो 4 बकरियां काटे, मैं 10 बकरियां काटूंगा। इस गांव के साथ साथ बगल वाले गांव को भी दावत पर बुलाऊंगा। ऐसे मामले में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता।
इन दोनों का झगड़ा देखकर साई दोबारा परेशान हो जाता है। इन दोनों के झगड़े से मैं संध्या से कैसे शादी करूंगा, मैं करीब जाने का सोच रहा हूँ और ये लोग दूर जा रहे हैं। दूसरी तरफ सारे गांव वाले इसी बात को लेकर डिस्कस करते रहते हैं कि पिंडदान के वक्त काव्य ने आकर उस प्लेट में का खाना नहीं खाया। जब कुमरैया जिंदा था उसके दोनों बेटे कुमरैया को अच्छी तरह से नहीं देखा। अब कुमरैया का कौवा पिंडदान कैसे खाएगा, कुमरैया की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। दूसरी तरफ साई धीरे धीरे संध्या के करीब जाने की कोशिश करने लगता है। एक्चुअली इस मूवी में कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जो बहुत ही फनी होते हैं। खैर साई की ये केयरिंग देखकर संध्या को समझ में नहीं आता कि साई अचानक से कैसे बदल गया। खैर उसके बाद 5वें दिन नारायणा उसी तरह से 10 बकरियों को काट कर सारे गाँव वालों को दावत देने लगता है। दोबारा कुमरैया की फैमिली कुमरैया की मनपसंद चीजें प्लेट में रखकर कौवे का इंतजार करने लगते हैं कि शायद इस बार कौवा आकर ये पिंडदान खा लेगा। दोबारा बहुत देर वेट करने के बाद सिर्फ एक ही कौवा आता है, लेकिन वो कौवा भी इधर उधर घूमकर उड़ जाता है, कुछ भी नहीं खाता। ये देखकर इस बार अहिल्या नारायणा को जलील करने लगता है कि जब मेरे पापा जिंदा थे महीने में एक बार भी उसका दामाद घर नहीं आया, अब मरने के बाद 10 बकरियां काटकर क्या फायदा। अब ये बात सुनने के बाद नारायण को बहुत गुस्सा आने लगता है। दोबारा नारायणा और अहिल्या के बीच झगड़ा होने लगता है। नारायणा कहने लगता है जो मेरा फर्ज था मैंने वो निभा दिया, और वैसे भी इन लोगों को दामाद से कैसे पेश आना है बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। इस तरह से नारायणा अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। खैर उसी रात साई कुमरैया के फ्रेंड के पास जाकर यही पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे फादर और नारायणा अंकल के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वो दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहले तो ये बूढ़ा आदमी बोलने से मना करने लगता है, लेकिन साई फोर्स करने पर वो बूढ़ा आदमी जो हुआ वो बताने लगता है। जब साई छोटा बच्चा था तब कुमरैया की फैमिली मिलजुल कर रहा करती थी। नारायणा लक्ष्मी को लेकर हर फेस्टिवल के दिन कुमरैया के घर आया करता था, और उस वक्त लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी। कुमरैया ने डिसाइड किया था अगर लक्ष्मी को बेटी पैदा होगी तो साई और लक्ष्मी की बेटी की शादी करवा देगा। अब इसी खाने के दरमियान कुमरैया के घर उस गांव का प्रेसिडेंट आता है। सो कुमरैया, अहिल्या और मुगलैया प्रेसिडेंट के पास जाकर उसे वेलकम बोलने लगते हैं और ऐसे ही कुछ बातें वगैरह करते रहते हैं। अब ये चीज देखकर नारायण को बहुत गुस्सा आने लगता है कि घर के दामाद को छोड़कर ये सारे लोग बाहर चले गए। लक्ष्मी अपने दोनों भाइयों को अंदर बुलाने लगती है कि घर में तुम्हारे जीजा अकेले बैठे हैं, जल्दी आ जाओ। वो दोनों भाई कहने लगते हैं अरे लक्ष्मी थोड़ी देर रुकने के लिए कहो। उसके बाद जब ये दोनों भाई वापस खाने पर आते हैं नारायणा इन दोनों को डांटने लगता है। सो इसी छोटी बात से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। उस वक्त नारायणा अपनी बीवी लक्ष्मी को अपने घर ले जाने के बाद कुमरैया मरने के बाद वापस कुमरैया के घर आया, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद। खैर ये सब कुछ सोचने के बाद साई सोचने लगता है कि किस तरह से दोबारा नारायणा और अहिल्या के बीच फ्रेंडशिप कर दे, मतलब इन दोनों के दरमियान का झगड़ा मिटा दे। अब इसी दरमियान में कुछ गाँव वालों को अजीब अजीब सी बीमारियां होने लगती है। कुछ लोगों को लूज मोशंस, और टाइलर नर्सी तो बहुत डरने लगता है कि मैंने कुमरैया को कुछ नहीं कहा, कि मैंने कुमरैया को कुछ नहीं कहा। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साई और उसका दोस्त एक जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं। इनडायरेक्टली गांव में ये न्यूज फैला देते हैं कि कौवे ने पिंडदान को नहीं खाया, सो कुमरैया की आत्मा ने हमारे गाँव पर श्राप दे दिया, इसीलिए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। ये सब कुछ देखने के बाद गांव के बड़े लोग ये डिसाइड करने लगते हैं कि 11वें दिन किसी भी तरह से कौवा पिंडदान को खाना होगा, और इसी बात को लेकर कल पंचायत बिठाई जाएगी, तभी हमारे गांव वालों का शक दूर होगा। तो पहले इस गांव वाले नारायण के पास जाकर यही सारी बात बताने लगते हैं कि तुमको कल पंचायत पर आना होगा और इसी तरह 11 दिन होने तक वहीं पर रहना होगा। यह सुनने के बाद नारायण टोटली मना करने लगता है कि अब मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। लक्ष्मी बेचारी बहुत फूट फूट के रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख संध्या लक्ष्मी से कहने लगती है कि चुप हो जाओ माँ, 20 साल से तुम अपने मायके से दूर रही, इसका दर्द ये लोग क्या जानेंगे। इन लोगों को तो अपना ईगो ही इम्पोर्टेंट है। कल मेरी भी शादी मेरे पापा जैसे बंदे से हो गई, वो भी मेरे मायके से दूर ही रखेगा। यह सुनने के बाद नारायणा लक्ष्मी का दर्द समझने लगता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन नारायणा कुमरैया के गांव जाता है पंचायत पर। सो गांव का बड़ा आदमी कुमरैया की फैमिली से कहने लगता है कि तुम लोगों ने 2 बार पिंडदान किया, लेकिन एक बार भी कौवा दाना तक नहीं खाया। सो पहले हमको ये जानना है कि आखिरकार कुमरैया की विश क्या है। कुमरैया की विश जानने के बाद 11 दिन के बाद हम दोबारा पिंडदान करेंगे। अगर 11वें दिन कौवे ने उस पिंडदान को खा लिया तो गांव वालों का शक दूर होगा। अगर कौवे ने पिंडदान को नहीं खाया तो तुम्हारी फैमिली हमारे गांव से बाहर जाना पड़ेगा।
सो इस तरह से नारायणी की फैमिली दोबारा कोमराया के घर में आकर रहने लगती है। उसके बाद कोमराया की फैमिली ज्योतिष बोलने वाले एक बंदे को अपने घर बुलवाकर यही पता करने की कोशिश करने लगते हैं कि कोमराया की आखिरी विश क्या थी, लेकिन इस प्रोसेस से भी कुछ भी नहीं पता चलता। दूसरे दिन कोमराया की फैमिली एक पंडित से मुलाकात करके ये सारा सब कुछ बताने लगते हैं। पहले तो पंडित कहने लगता है, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले पिंडदान कौवों को ही क्यों खिलाते हैं? इस धरती पर कौवा ही एक लौता जीव है जो अपनी एक आंख से ही आत्माओं को देख सकता है। कौवे को ही ये वरदान मिला कि वो आत्माओं से कांटेक्ट हो सके, आत्माओं को उनके फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता है। अगर कोई भी कौवा पिंडदान को नहीं खाता, इसका मतलब है उस आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। जब तक उस आत्मा की विश पूरी नहीं होती, वो आत्मा भटकती ही रहती है। घर आने के बाद कोमराया की फैमिली यही सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। कोमराया की ऐसी कौन सी विश थी? इसी दरमियान में साई कोमराया के फ्रेंड को एक हल्की सी हिंट देने लगता है कि जब साई छोटा बच्चा था, कोमराया की विश थी कि साई और संध्या की शादी हो। सो वो बूढ़ा आदमी यही बात सारे लोगों के सामने रखने लगता है। पहले तो नारायण इस बात से साफ मना कर देता है, लेकिन जब सारे लोग नारायण को समझाने लगते हैं, फाइनली नारायण मान जाता है। अब ये सुनने के बाद साई बहुत खुश होने लगता है कि अब इसका सपना पूरा होने वाला है। खैर दूसरे दिन कोमराया की फैमिली उस जगह पर कोमराया की कब्र बनाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर हर वक्त कोमराया एक पेड़ के नीचे बैठा करता था। ये देखकर मोगलैया अपने बड़े भाई ऐलैया से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि कोमराया की कब्र मोगलैया की खेती में बनने वाली होती है और मोगलैया और इसकी बीवी ने ये सोचा कि ये लोग अपनी खेती बेचकर सूरत में एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे। सो इसी बात से भाई भाई में झगड़ा होने लगता है। तभी कोमराया का दोस्त इन सारे लोगों पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कल तक ऐलैया और नारायणा झगड़ा कर रहे थे और आज तुम दोनों भाई, तुम सारे लोगों को अपनी ही पड़ी है, किसी को भी कोमराया के विश के बारे में जानना ही नहीं। तुम जैसे लोगों को देखकर कोमराया की आत्मा कैसे शांत हो सकती है? उसी रात साई उस पेड़ के पास जाकर अपने मरे हुए दादा को याद करके बहुत रोने लगता है। स्पेशली कोमराया की जो थैली होती है ना, उस थैली को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। दोस्तों से कहने लगता है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए दादाजी के डेथ का इस्तेमाल किया। खैर 11वां दिन होने की वजह से दोबारा कोमराया की फैमिली प्लेट पर कोमराया की मनपसंद चीजें रखते हैं और सारे गांव वाले इस जगह पर इकट्ठा होते हैं। इसी दरमियान में एक गायक कोमराया की फैमिली के बारे में एक अच्छे से लाइंस गाते रहता है और इस गाने का मतलब ये है कि फैमिली का मतलब यही है कि सारे लोग मिलजुल कर रहे। सच में ये गाना बहुत ही अच्छा है। अब ये गाना सुनने के बाद कोमराया की फैमिली बहुत रोने लगते हैं। सारे लोग दोबारा इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं कि ये सारे लोग फैमिली की अहमियत नहीं समझ पाए। थोड़ी देर के बाद साई कोमराया की वो थैली उस जगह पर लाता है और इस थैली में से एक फोटो निकालता है, कोमराया की फैमिली की फोटो। मूवी की स्टार्टिंग में कोमराया हर रोज इसी फोटो को देखकर मुस्कुराया करता था। तब जाके सारे लोगों को समझ में आता है कि कोमराया यही चाहता था कि इसकी सारी फैमिली मिलजुल कर रहे। कोमराया की सारी फैमिली कोमराया से माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद क्या था, एक नहीं 3-4 कौवे आकर उस पिंडदान को खाने लगते हैं। ये देखकर कोमराया की फैमिली बहुत खुश होने लगते हैं कि फाइनली इन सारे लोगों ने कोमराया की विश को पूरा कर दिया। इस तरह से ये खूबसूरत मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।